नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं हमारे क्रैश कोर्स के डे नंबर 17 में। ये हमारा एवीएम का वन लाइनर विथ एमसीक्यू सीरीज़ का डे नंबर 17 है और आज का टॉपिक है हमारा टर्म लोन। हमने मॉड्यूल भी ऑलरेडी फिनिश किया, मॉड्यूल सी में करेंटली हैं हम लोग। टर्म लोन को आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म लोन का फाइनेंस करने का पर्पज़ क्या है। व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड फाइनेंसिंग द टर्म लोन। देखिए, सबसे पहले बैंक जो है मनी प्रोवाइड करती है बिजनेस को कि वो चीज़ें खरीद सके, जैसे इक्विपमेंट हुआ या इन्वेंट्री हुआ, ताकि वो डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज कर सके। तो एक तरीका है ये करने का, उसे कहते हैं ओसीसी। ओसीसी क्या होता है? ओसीसी एक तरीका होता है जो कि बिजनेस को विच हेल्प बिजनेस टू टेक आउट मनी अप टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहना है, राइट, कि बिकॉज वंस यू हिट दैट लिमिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन यू कांट बोरो मोर अंटिल यू पे सम बैक। ठीक है, तो ये ओसीसी होता है। तो फ्रेंड्स, एक लिमिट होता है 3 समथिंग ओसीसी। तो बैंक को पैसा प्रोवाइड करती है बिजनेस को कि वो चीज़ें खरीद सकें, और एक तरीका होता है ये ओसीसी के माध्यम से कहते हैं विच लेट बिजनेस टेक आउट मनी थ्रू अप टू अ सर्टेन लिमिट। टर्म लोन के असेसमेंट की बात करें तो जब भी बिजनेस को बड़ा लोन चाहिए होता है तो बैंक दो इंपॉर्टेंट चीज़ को देखती है। पहला चीज़ ये देखती है कि कितना पैसा बिजनेस जो है मतलब उधार पे लिया है कंपेयर टू कितना इसका अपना है, जिसको कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और दूसरा चीज़ ये देखती है कि क्या ये उतना पैसा कमा रही है कि वो आसानी से लोन को पे बैक कर सके, जिसे कहते हैं DSCR यानी डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि कितना इसने उधार लिया है वर्सेस कितना इसका अपना है, खुद से डाला गया, जिसको इक्विटी बोलते हैं। और एक होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि क्या इसके पास सफिशिएंट पैसा है कि वो आसानी से लोन पे बैक कर सके, इसे कहते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो यदि लोन बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 लाख के ऊपर ऐसा कर रहा है कि, तो बैंक ये भी देखती है कि कितना कैश और कितना फंड बिजनेस के पास है। तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सभी जरूरी है कैलकुलेट करना। अप्रूवल क्राइटेरिया की बात करें तो यदि बिजनेस जो है बैंक के रिक्वायरमेंट को मीट करती है कि वो रिजनेबल अमाउंट को खरीद सकती है, इनफ पैसा कमा सकती है, और कुछ पैसे को जिसको कहते हैं प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन रख सकती है एंड पुट सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो बैंक एग्री करती है कि हम कुछ पैसा देंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ देखती है बैंक। क्या देखती है कि DER देखती है, DSCR देखती है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन देखती है। DER मतलब मैंने बताया ना कि बैंक का जो रिक्वायरमेंट है ऑनिंग अ रीजनेबल अमाउंट, मेकिंग एनफ मनी, जो कि DSCR हो गया हमारा, और प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन। तो लेकिन वो ये भी चाहती है गारंटी चाहिए, बट बैंक ऑल्सो वांट अ गारंटी। कुछ एक्स्ट्रा पैसा मान लीजिए गारंटी के रूप में रख दो, तो वो डिसाइड करेगी कि कितना इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगी। कंसेशन और डिसबर्समेंट की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि बैंक स्पेशल डील देती है कुछ लोगों को। जैसे मान लीजिए कुछ वुमेन है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं, बैंक ये भी डिसाइड करती है कि जो बोरोड मनी है वो बिजनेस के हैंड में कैसे जाएगा, या स्ट्रेट जाएगा, इफ इट गोज स्ट्रेट टू देम और नॉट, स्ट्रेट जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये होता है हमारा कंसेशन एंड डिसबर्समेंट, समझे। तो डिफाइंड डिसबर्समेंट कंडीशन सच एज रिमिटिंग लोन प्रोसीड डायरेक्टली टू द बोरोवर और नॉट। बैंक डिसाइड करती है कि जो बोरोड मनी है वो बिजनेस के हैंड में कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा या नहीं जाएगा। कोलेटरल और गारंटी की बात करें तो यदि बिजनेस के पास इनफ स्टफ नहीं है सिक्योरिटी के लिए, लोन के सिक्योरिटी के लिए, तो दोस्तों कुछ स्पेशल प्रोग्राम है इसके लिए। तो ये प्रोग्राम एक तरह का सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं बैंकों को यदि बिजनेस लोन पे बैक नहीं कर पाती है। इसका नाम जैसे आप देख सकते हैं CGTMSE, CGFMU, ठीक है, रिपेमेंट हॉलीडे कंसिडरेशन। जब आप प्लान करते हैं कि कैसे लोन को वापस लाएं, कैसे लोन को पे बैक करें वापस, तो बैंक जो है सोचती है कि कितना समय लगेगा बिजनेस को कि ये प्रोजेक्ट को फिनिश करने में, चीज़ों को बेचने में और पैसा एक्चुअली कमाने में। इससे क्या होता है कि बिजनेस टेक अ ब्रेक फ्रॉम पेइंग बैक द लोन ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब ये जो अवधि है, इस दौरान बिजनेस जो है अपनी पेमेंट ना दे, ठीक है, तो इसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है, समझे। तो रिपेमेंट हॉलीडे कहते हैं इसे हम लोग। कुछ सवाल कर लिया जाए, कौन सा फैसिलिटी अलाउ करता है विड्रॉल अप टू लिमिटेड? इसे ओसीसी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट कैश क्रेडिट। अभी ओसीसी बार आप वर्ड देखिए ना, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट कैश क्रेडिट, ठीक है। कौन सा टर्म की फैक्टर होता है असेसमेंट ऑफ टर्म रेशियो? तो देखिए DER सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अप्रूवल क्राइटेरिया की बात करें तो कौन सा क्राइटेरिया बैंक मीट करे टू सैंक्शन एज एलिजिबल लोन अमाउंट? तो इनका DER और DSCR जो है अच्छा होना चाहिए। DSCR क्या होता है? ऑलरेडी आई प्रोवाइडेड यू द सफिशिएंट नॉलेज। किस कंडीशन के अंदर बैंक कंसेशन ऑफर करती है स्पेसिफिक बोरोवर को? तो इसमें दोस्तों जैसे वुमेन हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर हो गए, इनको ऑफर किया जाता है। यदि लोन में कोलेटरल नहीं है तो कौन सा स्कीम यूज किया जाता है? CGTMSE।
चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों रिपेमेंट पीरियड चैलेंजेस की। सो लेट्स टॉक अबाउट रिपेमेंट पीरियड चैलेंज। देखिए कुछ बैंक एक्सपेक्ट करती है बिजनेस को कि वो वापस पे करना स्टार्ट कर दे लोन को आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम व्हेन दे गॉट मनी, जब उनको पैसा मिला उसके 6 महीना के बाद। तो ये टफ होता है, जो छोटे छोटे और नए बिजनेस होते हैं तो उनको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल देता है। तो वही बताया जा रहा है कि जेनरिक 6 मंथ रिपेमेंट पीरियड होता है फर्स्ट डिसबर्समेंट से। अब जरा बात करते हैं रिस्क ऑफ अनटाइमली रिपेमेंट का। कभी कभी क्या होता है कि बैंक चाहती है बिजनेस को कि वह लोन को वापस पे करना स्टार्ट कर दे इंस्टॉलमेंट में, इससे एवन बिफोर दे प्रोवाइड एनफ वर्किंग मनी। ये प्रॉब्लम होता है छोटे बिजनेस ऑनर के लिए। कभी कभी वही बता रहा हूँ मैं कि बैंक इंसिस्ट ऑन टर्म लोन इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट। इट कॉज हार्डशिप फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों DER के बारे में मैंने आपको बताया ही कि बिजनेस को मान लीजिए कि एक पाई की तरह है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो समझिए कि आप देख रहे हैं कि उस पाई का कितना हिस्सा बोरो किया जा रहा है, इस बोरोड मनी कंपेयर टू हाउ मच इज योर ऑन। यदि मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा ऑ किया है कंपेयर टू वाट यू ऑन, तो ये रिस्की हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका $70 लोन है और $30 अपना मनी है, तो DER कितना हो जाएगा 70/30 यानी 7/3, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये बेसिकली DER जो होता है ना वो मैं आपको ऑफर भी दे रहा हूँ। ये क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो होता है। ये इंडिकेट करता है कि लोन कैपिटल और इक्विटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये अच्छा, यदि आपका डेब्ट का पोर्शन ज़्यादा रहेगा तो दिस इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन रिगार्डिंग DER, राइट। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी इज एम्फेसाइज एक्सक्लूडिंग कंट्रोवर्शियल एलिमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट प्रायोरिटी की बात करें तो जब आपके पास लोन होगा तो बैंक तो इंटरेस्ट चाहेगी, जैसे फ़ी होता है बोरोइंग के लिए, इससे पहले कि आप प्रॉफिट शेयर करें अपने बिजनेस पार्टनर से। एवन इफ़ योर बिजनेस डिडंट मेक ए प्रॉफिट, बिजनेस में कोई प्रॉफिट ना भी हो लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना है, समझे। यही होता है इंटरेस्ट प्रायोरिटी कि लोन कैपिटल इंटरेस्ट हैज़ प्रायर चार्ज एंड मस्ट बी पेड बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। मतलब डिविडेंड आप दीजिए ना दीजिए, दैट डजंट मैटर, बट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, राइट। सो ये पॉइंट याद रखिएगा। DER की कंपोनेंट्स की बात करें तो डेब्ट का मतलब जो पैसा आपने उधार पे लिया किसी बैंक से, तो लोग आर्ग्यू करते हैं कि उसको बिल वेदर टू काउंट द बिल यू हैव टू पे सुन, यानी कि जो बिल आपको तुरंत पे करना है उसे काउंट करें या ना करें। कुछ लोग कहते हैं केवल बिल को काउंट, बड़े बड़े बिग लॉन्ग टर्म डेब्ट को काउंट करो, छोटे शॉर्ट टर्म को काउंट मत करो, ताकि आपको बेटर आइडिया मिल सके कि कितना सेफ आपका बिजनेस है। वही बताया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ करंट लायबिलिटी एज DER इज गियर टुवर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। तो करंट लायबिलिटी मतलब क्या होगा, ऐसा बिल जो कि आपको तुरंत समय में पे करना है। तो यहीं पे कंट्रोवर्सी है कि आप कहा जाता है कि करंट लायबिलिटी को आप DER में इंक्लूड ना करें, क्योंकि DER लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी पे टिका हुआ है, ठीक है। तो यही सवाल है कि क्या DER के अंदर वो बिल को काउंट किया जाए जो हमें तुरंत पे करना है, यानी जो हमारा करंट लायबिलिटी है। दिस इज़ द पॉइंट। इक्विटी का डेफिनेशन बता देते हैं। तो इक्विटी आपके बिजनेस का नेट वर्थ होता है, यानी कितना रियल वर्थ है। जब आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपने अपना उधार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो रियल जो वर्थ होता है वही होता है हमारा इक्विटी। तो ये आपका वैल्यू होता है आपके शेयर का आपके बिजनेस में। तो दोस्तों DER एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो क्या मतलब होता है कि DER एक तरीका है शो करने का कि जितना पैसा आपने बोरो किया जो कि आपका एक्सटर्नल इक्विटी हो गया, और जो पैसा आपको मिला है बिजनेस ऑनर से जो कि इंटरनल इक्विटी हो गया। इससे आप ये देख पाते हैं कि आपके बिजनेस में बोरोड और ऑन मनी का एक गुड मिक्स है या नहीं है। फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर इन द इंटायर AVM, BFM, BBFM और BRBL सिलेबस, वी हैव CIB क्रैश कोर्स फॉर यू। वी हैव स्पेसिफिक वाइज कंटेंट ऑल्सो, हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कंटेंट भी है क्रैश कोर्स का, AVM क्रैश कोर्स, BFM क्रैश कोर्स। इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर आपको वन लाइनर PDF, वन लाइनर MCQs, फार्मूला PDF, कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिल रहा है वीडियोस के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में, मॉक टेस्ट के फॉर्म में। इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस पार्टिकुलर CIB क्रैश कोर्स, वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट। यू जस्ट नीड टू WhatsApp me on the numbers on the screen. Also you can install our app and get more detail. Now let's do some MCQ. सवाल ये है कि क्या चैलेंज है जो कि स्मॉल और फर्स्ट जनरेशन यूनिट फेस करती है रिगार्डिंग रिपेमेंट पीरियड। तो ये जेनरिक 6 महीना का जो रिपेमेंट पीरियड है ये बड़ा दिक्कत होता है। नेक्स्ट है कौन सा सिचुएशन है जो कि हार्डशिप कॉज करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर को लोन रिपेमेंट के टर्म्स में। तो रिपेमेंट विदाउट सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट, ये बहुत ही बड़ा कारण है। DER को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश करता है लोन कैपिटल इंटरेस्ट के प्रायोरिटी को ओवर डिविडेंड, तो ये होता है प्रायर चार्ज। ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रायर चार्ज होता है किस चीज़ का,
लोन कैपिटल इंटरेस्ट रेट का ओवर डिविडेंड। डेप्ट कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, तो डेप्ट कंपोनेंट के अंदर डिवेंचर आएगा, लोन फ्रॉम बैंक आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे। दोस्तों फाइनेंशियल टर्म में इक्विटी प्राइमरीली किसे रेफर किया जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, ग्रॉस रेवेन्यू, टेंजिबल नेटवर्थ, कैश फ्लो। तो मार्केट वैल्यू, टेंजिबल नेटवर्थ को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। चलिए अब जब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेप्ट और कैपिटल बैलेंस क्या होता है, व्हाट इज दिस डेप्ट एंड कैपिटल बैलेंस, लेट्स डिस्कस। तो दोस्तों फ्रेंड्स देखिए, इमेजिन कीजिए कि बिजनेस एक सी सॉ की तरह है। तो यदि बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेप्ट है और उसके पास अपना कुछ पैसा है नहीं, जिसको कैपिटल बोलते हैं, तो ये सी सॉ समझिए कि एक तरफ हो गया, एक तरफ बहुत भारी हो गया है। यदि बिजनेस एनफ मनी नहीं कमाती है तो ये हार्ड होगा कि आप हेवी डेप्ट साइड को लिफ्ट कर पाएँ, जिससे प्रॉब्लम होगा। तो समझिए कि वही मैंने आपको बताया, इमेजिन कीजिए कि बिजनेस एक सी सॉ की तरह है। यदि बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाएगा तो और अपना खुद का पैसा नहीं रहेगा तो ये हमारा समझिए कि सी सॉ हैवी हो गया, रियली हैवी हो गया। ठीक है, बात करें कंसिडरेशन फॉर ट्रेडर की, तो इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटे से दुकान को रन कर रहे हैं। यदि आप पैसा बोरो करते हैं अपने दोस्त से या फैमिली से और एग्री करते हैं कि उसे वापस आप पे कर देंगे बैंक को पे करने के बाद, ठीक है, तो ये समझिए कि आप दे बिकम योर बिजनेस पार्टनर हेल्पिंग यू आउट। तो आप एक छोटा सा शॉप रन कर रहे हैं, छोटा सा दुकान है आपका, और आप पैसा बोरो कर रहे हैं अपने दोस्त से या फैमिली से और एग्री करते हैं कि आप उसे वापस पे कर देंगे आप बैंक को पे करने के बाद, तो दे बिकम योर बिजनेस पार्टनर, राइट, दे बिकम योर बिजनेस पार्टनर। वही बताया जा रहा है कंसिडरेशन फॉर ट्रेडर। तो ऑप्टिमल डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है, 1:1, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जरा बात करें कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लो कैपिटल इंडस्ट्री की, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वो स्मूथली रन कर सके, जैसे कि फैक्ट्री हो गया या बिग फार्म्स हो गए। लेकिन किसी बिजनेस को उतना नहीं चाहिए, जैसे कि कंसल्टिंग या सॉफ्टवेयर हो गए। तो यदि बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो बोरो कर सकती है कुछ पैसे को और फिर वो प्रॉफिट कमा सकती है बाद में। लेकिन जिसको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए उनको इक्वल बैलेंस होना चाहिए बोरोड और ऑन मनी का, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो लो कैपिटल इंडस्ट्री का जो है ऑप्टिमल रेशियो DER का 1:1 होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें डेट फाइनेंसिंग और शेयर होल्डर की, तो पिक्चर कीजिए बिजनेस को एक पिज्जा के रूप में। यदि बिजनेस केवल पैसा यूज करे अपने ऑनर से यानी कि इक्विटी के रूप में, तो ये समझिए कि सभी को हम लोग पिज्जा शेयर कर रहे हैं बिना एक्स्ट्रा पे किए हुए। लेकिन यदि बिजनेस जो है पैसा बोरो करती है यानी डेप्ट होता है, तो आप ज़्यादा पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वापस बाद में पे कर देंगे, तो ऑनर को बड़ा शेयर मिलेगा यदि बोरोड मनी हेल्प करता है बिजनेस को ज़्यादा पिज्जा हेल्प बनाने में, समझे। तो यही पता जा रहा है कि इफ अ यूनिट रिलाइज सोनली ऑन इक्विटी कैपिटल देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड पेमेंट एंड कैपिटल इज रिपेड ओनली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। शेयर होल्डर मे बेनिफिट इफ द पार्टनर ऑफ द फंड इज आफ्टर द बोरोइंग। DSCR के बारे में बात करते हैं। DSCR का मतलब ये चेक करना कि बिजनेस जो है इनफ पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही है अपने लोन को पे करने के लिए। तो ये समझिए कि ये श्योर करना होता है कि आपका सैलरी इनफ है कि आपके रेंट को कवर कर पाएँ, बिल को कवर कर पाएँ और लोन पेमेंट को कवर कर पाएँ। यदि सैलरी आपके एक्सपेंस से बहुत ज़्यादा है तो ये अच्छा साइन है। तो DSCR सही यही काम करता है बिजनेस के लिए, ये कंपेयर करता है उनके इनकम को जितना पैसा उन्होंने उधार लिया है। यदि इनकम ज़्यादा है तो बहुत ये हेल्दी सिचुएशन है। अब दोस्तों सवाल है कुछ, इसको आप खुद से कर लेंगे क्योंकि टाइम का कुछ कंस्ट्रेंट है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस क्वेश्चंस पेपर। ऑलरेडी आई हैव गिवन यू सफिशिएंट कंसेप्ट सो दैट यू कैन इजीली टैकल दिस क्वेश्चन। और PDF आपको मिल गया है, मैं आपको कोर्स में PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप PDFs को डायरेक्टली एक्सेस करके इस सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, DSCR का फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने DSCR का आपको सिग्निफिकेंस बताया, जैसे आपका जो सैलरी है वो देखकर आपको कोई लोन देता है कि हाँ, आपको कोई रेंट पे घर देता है कि हाँ आप इसका रेंट भी दे देंगे, जो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस बिल है वो भी भर देंगे। उसी तरह दोस्तों बिजनेस को जो लोन दिया जाता है ना, ये देखा जाता है कि उसका इनकम क्या है, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज में तो नहीं डूबा हुआ है। तो DSCR आपको बताता है कि कैसा सिचुएशन है उसका। तो दोस्तों DSCR इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फ्रूट का स्टैंड है, तो DSCR का मतलब कि कितना पैसा आप कमाएंगे जब आप सारे के सारे जो आपके फ्रूट का पैसा, स्टैंड को बनाने का पैसा, वहाँ पे रेंट देने का पैसा, सबको आपने कवर कर लिया। तो जो पैसा आप बनाते हैं उस कवर करने के बाद वो पैसा आपका होता है, ठीक है। और फिर उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि हाउ मच यू स्टिल ऑफ फॉर लेमनेड स्टैंड, अभी भी आपका कितना उधार है आपके फ्रूट के स्टैंड के लिए। एंड द मनी यू बोरो टू बाई थिंग, ऑब्वियसली बात है आपने जूसर खरीदा होगा और भी अलग अलग इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो उसके लिए आपने कितना उधार लिया था, तो इस सभी को डिनोमिनेटर में लिखना होता है, ठीक है। तो यदि आप ज़्यादा कमाते हैं रेदर देन हाउ मच यू ओ, तो आपका DSCR अच्छी बात है। तो मैं फिर से बता दूं, DSCR का फॉर्मूला में सबसे पहले नोमिनेटर में क्या लिखते हैं, नोमिनेटर में लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, आप टर्म लोन पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल रिपेमेंट का इंस्टॉलमेंट क्या है, ऑल दिस थिंग। तो DSCR का मतलब कितना पैसा आपने कमाया जब आपने सारे के सारे अपने जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
राइट। और तब और उसके बाद डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को, ठीक है, और फिर बाय द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट। अब दोस्तों बात करें रिक्वायर्ड फाइनेंशियल आइटम्स की, तो डीएससीआर को फिगर आउट करने के लिए आपको अपने जो बिजनेस है उसके अलग अलग हिस्से को, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। जैसे आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ठीक है। आपको जो भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे कि आपका वियर एंड टीयर हो गया, ये सब आपका हो गया, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, इन सभी को आपको देखना पड़ेगा। फिर कोई इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, और इंटरेस्ट फॉर करेंट ईयर और इंस्टॉलमेंट फॉर द करेंट ईयर, लीज रेंटल फॉर द करेंट ईयर, ये सभी चीज़ देखना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन कौन से फिगर्स रेडिली अवेलेबल होते हैं, तो कुछ नंबर आसान है फाइंड करना। जैसे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आसानी से देख सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आप पीएटी बैलेंस ट्रांसफर होता है टू द रिजर्व एंड सरप्लस फंड। अल्टरनेटिव सोर्स फॉर पीएटी की बात करें, यदि आपके पास डिटेल सेल्स रिपोर्ट नहीं है तो आप अपने प्रॉफिट एंड टैक्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? बैलेंस शीट बाय सब्ट्रैक्टिंग द करंट पीएल अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बैलेंस अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर जो आपका करंट पीएल अकाउंट है उसको पिछले साल के पीएल अकाउंट से माइनस करके आप ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पीएटी देख सकते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट अमाउंट वो फी होता है जो कि आप पे करते हैं मनी बोरो करने के लिए। तो आप ये देखते हैं कि कितना आपको पे करना है इस साल और टोटल अमाउंट की बोरोड है, जस्ट आप ये पॉइंट है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटर्मिनेशन, तो कुछ फिगर होता है जैसे पीएटी, नॉन कैश एक्सपेंस, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, लीज रेंटल, इन्हें डिटरमाइन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों डीएससीआर से कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, आपको दे देगा पीएटी दे देगा, आपको डेप्रिसिएशन दे देगा, आपको दे देगा कि ये हमारा इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट हमने टर्म लोन पे हमारा इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट है, बताओ डीएससीआर कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ डीएससीआर, देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, आप देखिए वही सवाल यहाँ पूछा जा रहा है, डीएससीआर का फॉर्मूला बता दो। तो बी ऑप्शन सही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन प्रिंसिपल रिपेमेंट इंस्टॉलमेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए कुछ टर्म यहाँ पे आया, बाकी तो आप कर लेंगे। कुछ टर्म में यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक कुकी बिजनेस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस मतलब ये हुआ कि आपने अपने बिजनेस बुक में लिख रहे हैं कि आपका ओवन जो है पुराना होते जा रहा है, यानी डेप्रिसिएट हो रहा है, या आप ये इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ कस्टमर जो है अपने कुकी बिल को पे नहीं कर रहे हैं, जो कि प्रोविजन हो गया डॉटफुल एसेट के लिए, ठीक है। तो एवन दो यू आर नॉट पेइंग मनी राइट नाउ, यू पुट दिस कॉस्ट ऑन योर बिजनेस रिकॉर्ड टू कीप थिंग फेयर एंड स्क्वायर, समझे। नॉन कैश एक्सपेंस वो कॉस्ट होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज किया जाता है, जिसके लिए पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है पास्ट ईयर में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ऑल दिस थिंग। डेप्रिसिएशन की बात करें तो जैसे आपका कुकी में जो ओवन है तो वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, राइट, वो हमेशा वियर आउट होगा ओवर द टाइम। तो इवन दो यू आर नॉट हैंडलिंग योर मनी फॉर न्यू ओवन राइट नाउ, यू सेट असाइड अ लिटिल बिट फ्रॉम योर कुकी सेल्स एज ए फेयर। तो ये जो हमारा जो सेटिंग असाइड कुछ पैसा अलग रखते हैं ना, वही होता है हमारा डेप्रिसिएशन, समझे। तो ये इट इज नॉट कैश लिविंग योर पॉकेट बट रिकॉग्नाइजिंग दैट यू नीड टू रिप्लेस थिंग इवेंचुअली। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो suppose you borrowed some money to buy a super fancy mixing machine for your cookie. So the principal amount is a part of the loan that you are paying back this year. It is reducing the total amount you borrowed. मतलब आपने कितना बोरो किया था उसका कुछ हिस्सा तो आपने आज के इस महीने पे किया। लीज रेंटल क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक सुपर फास्ट डिलीवरी वैन को रेंट कर रहे हैं अपनी कुकीज़ के लिए, तो लीज रेंटल वो कॉस्ट होगा जो कि आप उस वैन को यूज करने का दे रहे हैं। तो ये वो आप वो पैसा जो पे करते हैं ये ताकि ये वैन चलता रहे और कुकीज़ को डिलीवर करता रहे। डीएससीआर का इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डीएससीआर समझिए कि ये चेक करना होता है कि आपका कुकी बिजनेस उतना पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ताकि सभी कॉस्ट को कवर कर सके। डीएससीआर यदि बड़ा नंबर होगा इसका मतलब कि आप उतना पैसा जनरेट कर रहे हैं सभी चीज़ को कवर करने के लिए। यदि डीएससीआर 1 से कम रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये रेड फ्लैग है, क्योंकि आप उतना कमा ही नहीं रहे हैं कि अपने कुकी रिलेटेड बिल को पे कर पाएँ। तो स्वीट स्पॉट है कि डीएससीआर का वैल्यू 1.5 से 2 के बीच में रखिए, इसका मतलब कि आपका बिजनेस अच्छा कंडीशन में है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल रिपेमेंट प्लस लीज रेंटल। तो कुछ क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डीएससीआर के बारे में पूछा जाएगा, लीज रेंटल क्या होता है, फिर हमारा नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। प्लीज़ गो थ्रू दिस।